Good morning. Today we will start the next chapter of Unit 3, Friction and Dynamics of Circular Motion. Friction is that force which resists the motion of the body. Friction is not applied, but a friction comes into play itself when one body moves or tends to move over the surface of another body. फ्रिक्शन को हम अप्लाई नहीं करते. फ्रिक्शन अपने आप किसी भी सरफेस की एक प्रॉपर्टी है कि वहाँ पर फ्रिक्शन अपने आप राइज हो जाता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है एंड इट इज़ ट्राई टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, और वी कैन से देयर मस्ट बी द रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडी. इट मीन्स फ्रिक्शन रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी. किसी भी बॉडी की रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन रेजिस्ट करती है. तो अगर हम किसी भी सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि हम जितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट उतनी ही फोर्स के साथ मूव करेगा, बट वो डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो फ्रिक्शन को हम वहाँ से उस फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करके वहाँ से बॉडी के मोशन को कैलकुलेट करते हैं. तो फ्रिक्शन के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं. जैसे फ्रिक्शन की वजह से ही हम लिख पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ही हम वॉक कर पाते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शंस. तो यहाँ पे हमने एक एक्टिविटी में यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन किया है कि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है और हम जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और जो फ्रिक्शन है वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में अराइज होगा. तो जो फ्रिक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन है, सो इट रजिस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. Now here are some important points. First is the direction of friction is always opposite to the direction of motion. Friction की डायरेक्शन हमेशा motion की डायरेक्शन से opposite होगी. Force of friction developed on the surface when two bodies have their relative motion. अगर दो friction always relative motion को resist करता है. When there is no attempt of sliding and rolling, there will be the no friction. अगर हमारे अर्थ सरफेस पे भी फ्रिक्शन ना हो तो अकॉर्डिंग टू द इनर्शिया अ बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट वेदर इट इज़ रेस्ट और मोशन. अगर हमारे अर्थ पे फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी बॉडी उसी स्टेट में रहेगी जब तक कि हम उसके मोशन को अपोज ना कर दें या फिर उसके मोशन को चेंज ना करें. तो अगर एक बॉल है किसी सरफेस के ऊपर रोल कर रही है, मूव कर रही है, तो वो मूव करती ही रहेगी, बट वो कुछ दूर जाने के बाद क्यों रुक जाती है? बिकॉज ड्यू टू द फ्रिक्शन. तो अगर एक बॉल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया अगर वो मोशन में है तो वो बॉल मोशन में ही रहेगी, बट हमारे पास कोई भी ऐसा सरफेस पॉसिबल नहीं है जो बिल्कुल ही फ्रिक्शन लेस हो. हाँ, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, वहाँ फ्रिक्शन कम हो सकता है, बट फ्रिक्शन लेस सरफेस हमारे पास कोई भी नहीं है. तो इसीलिए जो बॉल है कुछ दूर मूव करने के बाद वो अपने मोशन को स्टॉप कर देती है. दैट इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन. नाउ लेट्स फाइंड आउट द ओरिजिन और वी कैन से द कॉज बिहाइंड द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कैसे डेवलप होता है, फ्रिक्शन का कॉज क्या है. सबसे पहले हम यहाँ पे एक ओल्ड व्यू देखेंगे. अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू सबसे पहले फ्रिक्शन में एक ओल्ड व्यू था, मीन्स एक पुरानी उसमें एक मिथ था कि हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो जनरली सरफेस की इरेगुलरिटीज़ की वजह से होता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी कम्प्लीटली स्मूथ सरफेस नहीं है. कितना भी हमें स्मूथ सरफेस दिखें, अगर हम उसे हाई माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें हमें इरेगुलरिटीज़ दिखेंगी. और जब हमारे पास दो सरफेस मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, जब इन दोनों सरफेस की इरेगुलरिटीज़ मूव करती हैं तो जो उनके बीच में इंटरलॉक्स हैं वहाँ पर वो लॉक हो जाते हैं, इरेगुलरिटीज़ के बीच में इंटरलॉक्स हो जाते हैं. तो अगर किसी बॉडी को मूव करना है तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको इस इंटरलॉक से अबव जाना होगा. अगर इस इंटरलॉक को वो क्रॉस करेगा तभी वो आगे मूव कर पाएगा. तो इस इंटरलॉक को मूव करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, जिस वजह से जो बॉडी के मोशन है वो इसको रेजिस्ट करता है. तो ये फ्रिक्शन है. बट यहाँ पे कुछ हमारे पास लिमिटेशंस थी. तो इन लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट लिमिटेशन है लार्ज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन. क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू ये कहा था कि जितना किसी भी बॉडी का एरिया होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा. मीन्स अगर हम ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बड़ा है तो ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई करेगा, या फिर एक ऑब्जेक्ट छोटा है तो वो कम फ्रिक्शन अप्लाई करेगा. बट जब प्रैक्टिस में ये फाइंड आउट किया गया तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. नाउ सेकेंड व्यू था, इट इज़ ऑल्सो फाइंड आउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद द एक्स्ट्रा स्मूथ एरिया.
तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स है, जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया तो ये हमारे 2 कॉन्ट्राडिक्ट व्यूज़ थे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक न्यू मॉडर्न व्यू आया फ्रिक्शन का कि फ्रिक्शन होता किस वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रिक्शन इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रिक्शन इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन अपने आप को अपने आप ही एडजस्ट करता है। नाउ इट अराइजेज on account of the strong atomic and molecular forces between the two surfaces। फ्रिक्शन होता किसकी वजह से है? स्ट्रॉन्ग एंड मोलिकुलर फोर्सेस की वजह से किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन होता है। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हम लोग केमिस्ट्री में भी डिटेल में आप लोग स्टडी करोगे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में मोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है जिसकी वजह से वो वहाँ पे बाउंड रहते हैं। तो उन्हीं बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करनी होगी, तो वो तभी ब्रेक होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो हमसे सबसे फर्स्ट व्यू यहाँ कंसीडर करेंगे, क्योंकि ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, बट ऐसा नहीं है। बट इट इज़ डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट ये है और एरिया ऑफ एपरेंट कॉन्टैक्ट है ये। एरिया ऑफ एपरेंट कॉन्टैक्ट का मीनिंग होता है एक्चुअल में किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है, दैट इज़ द एपरेंट कॉन्टैक्ट। बट एक्चुअल में वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि उनके जितने भी यहाँ पर आपको एरो दिख रहे हैं ये हमारे होते हैं एक्चुअल कॉन्टैक्ट। 2 सरफेसेस के बीच में एक्चुअल कॉन्टैक्ट कितना है। जितना ज़्यादा एक्चुअल कॉन्टैक्ट होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी, उतनी ही ज़्यादा हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उनको ब्रेक करने के लिए। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट, नॉट ऑन द एरिया ऑफ एपरेंट कॉन्टैक्ट। तो इसने जो ओल्ड व्यू है उसके फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट किया। तो इसने कहा कि जो हमारा फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट इज़ डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। नाउ सेकेंड व्यू के अकॉर्डिंग क्या था कि जितना एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास फ्रिक्शन होगा। बट यहाँ पे क्या है, जो फ्रिक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच में। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, द फोर्सेस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिकॉज विद इंक्रीज इन एरिया इंक्रीज विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रिक्शन रिमेन द सेम। नाउ अब जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज़ with the smooth is extra smooth surface between intermolecular forces is contact decreases। जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना ही वहाँ पे एक्चुअल कांटेक्ट कम होगा, मतलब उतना ही हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उतनी ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, वीक होंगी, तो उनको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि वो एडिसिव फोर्सेस हैं। एडिसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। सो दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन it is not required कि for the extra smooth surface there will be the less friction, तो वहाँ पे force of friction होगा। Now next is, अब हम फ्रिक्शन को 2 बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है जहाँ पे बॉडी के एक्सटर्नल कांटेक्ट की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन अराइज हो, और इंटरनल फ्रिक्शन होता है जहाँ पे उन बॉडी के इंटरनली उनके रिलेटिव मोशन होता है, जैसे हमारे पास फ्लूइड्स के केस में होता है, जिसको हम इंटरनल फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी भी कहते हैं, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनल फ्रिक्शन। तो विस्कोसिटी क्या है, जैसे हम सॉलिड सरफेस में फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं ऐसे ही लिक्विड के केसेस में विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी का क्या रूल होता है, जो विस्कस ड्रैग फोर्सेस होती हैं इट रिड्यूस द रिलेटिव मोशन ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ द लिक्विड। जैसे हमारे लिक्विड में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उनके वो मूव करती हैं और हर एक लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। हर एक वाटर लेयर है, उन सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होती। किसी भी अगर हम पाइप में वो मोशन को स्टडी करें तो जो किसी भी पाइप में एक लिक्विड मूव कर रहा है तो उसकी जो सेंट्रल लेयर होती है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम दूसरी लेयर्स के पास जाते हैं तो जो उससे सेंट्रल लेयर से दूर होती जाएंगी उनकी स्पीड कम होती जाएगी। तो इस तरह से किसी भी लिक्विड में 2 लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। तो जो रिलेटिव मोशन है वो उसी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो उसी अपोज को ही हम विस्कस कहते हैं। हम ये कह सकते हैं जो साथ वाली लेयर है सेंट्रल लेयर के मोशन को रेजिस्ट करेगी, तो इसी चीज़ को हम विस्कस फोर्स कहते हैं या ड्रैग करते हैं। तो ये हम आगे फर्दर 7th यूनिट में स्टडी करेंगे। नाउ यहाँ पर हम स्टडी करेंगे एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन हमारा 3 टाइप्स का होता है, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले जो फ्रिक्शन है
फ्रिक्शन इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, वो अपने आप को अपने आप एडजस्ट करती है। इस टॉपिक में हम ये भी स्टडी करेंगे। लेट स्टार्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज़ लिमिटिंग एंड व्हाट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर स्टडी करते हैं। फिगर में हमारे पास ये एक बॉक्स है, उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की है P। उसके बाद उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है ऑलवेज। जो वेट हमेशा हम डाउनवर्ड क्यों जाता है, क्योंकि जो अर्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो हमेशा वो उसके सेंटर के टूवर्ड्स अट्रैक्ट करती है। दैट्स वाई जो वेट है हमेशा वो डाउनवर्ड एक्ट करता है। नाउ अब इसी बॉडी पे इसके वेट को बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन होगा, तो आर क्या है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, और जैसे अगर ये बॉक्स इस पर मूव करता है तो यहाँ पे फ्रिक्शन अराइज होगा। तो इस तरह से जो आर है वो वेट को बैलेंस कर रहा है और आर क्या है नॉर्मल फ्रिक्शन। नाउ